तो बच्चों लोग हम लोग एनसीईआरटी का रीडिंग कर रहे थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ पी ब्लॉक। ठीक है, तो हम लोग का ग्रुप 18 कवर हो चुका है, ग्रुप 17 कवर कर चुके हैं हम लोग, ग्रुप 16 हम लोग कवर कर चुका है, यानी हम लोग बैकवर्ड जर्नी कर रहे हैं, यानी हम लोग पीछे से हम आगे आ रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट ग्रुप जो हम स्टडी करने वाले हैं इस सीक्वेंस में, ग्रुप 15 के बारे में। ठीक, तो ग्रुप 15 ध्यान देना। ग्रुप 15 का एलिमेंट्स कौन कौन सा होता है पता होना चाहिए। एलिमेंट्स आपको पता है क्या क्या होता है? चलो, नाइट्रोजन होता है, और क्या होता है? फॉस्फोरस, और क्या होगा? आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। ये मेजर एलिमेंट्स होता है, तो ये सीक्वेंस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, वही चीज यहाँ पे समझाया हुआ है। अब बोला कि जैसे सब डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो यहाँ पे एक बिहेवियर में शिफ्ट होता है, फ्रॉम नॉन मेटालिक टू मेटालिक थ्रू द मेटलॉइड कैरेक्टर। यानी नाइट्रोजन फॉस्फोरस क्या होता है? नॉन मेटल होता है। तो पहले ऊपर का एलिमेंट क्या हो? नॉन मेटल होगा, फिर नीचे मूव करो तो क्या हो? मेटलॉइड से आएगा। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है? मेटल होता है। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल रहता है, आर्सेनिक एंटीमोनी क्या होगा? मेटलॉइड्स होगा, और बिस्मथ एक्ट करेगा एज ए मेटल की तरह। ठीक है, यानी ग्रुप ग्रुप 15 में जो है नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड भी है, और क्या है? मेटल भी है। ठीक है, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नॉलेज हो गया। यानी इसके अंदर क्या है? नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड्स भी है, और क्या बच्चा लोग? और मेटल भी है, और मेटल भी है। हो सकता है कि किस ग्रुप में तीनों को एग्जिस्ट करता है, तो उसमें आपका ग्रुप 15 का नाम आप ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और भी ग्रुप हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। जैसे ग्रुप 14 में पॉसिबल है। ग्रुप 14 में क्या होता है? कार्बन सिलिकन क्या होगा? नॉन मेटल। उसका क्या होगा? जर्मीनियम से क्या होता है? मेटलॉइड मान आप लिख ही सकते हो। और एस एन पी भी क्या बोल सकते हो? मेटल बोल सकते हो। ठीक है, इस तरह सोच सकते हो, समझा ना? अगर बात करते हैं ऑकरेंस का, तो पहला एलिमेंट जो नाइट्रोजन है वो एन टू के फॉर्म में occur करता है। आपके एटमॉस्फेयर का मेन कंपोनेंट वही है। आपका एटमॉस्फेयर का 78% बाई वॉल्यूम कौन सा गैस ऑक्यूपाई कर रखा है? नाइट्रोजन, N2। इसके अलावा नाइट्रोजन जो होता है सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म एग्जिस्ट करता है। इसका जो नाम है, कॉमन नाम होता है चाइल्ड पेट्रे, ये याद रखना, चाइल्ड सॉल्ट पेट्रे। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछता है चाइल्ड सॉल्ट पेट्रे का फॉर्मूला क्या होता है, क्या बोलोगे? NaNO3। सिमिलरली क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। जो KNO3 होगा इसको बोलते हैं हम लोग इंडियन सॉल्ट पेट्रे। ठीक है, तो ये आपको दोनों नाम पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ, इसको आपको याद कर लेना है। अब ध्यान देना। इसके अलावा नाइट्रोजन कहाँ कहाँ होता है? तो नाइट्रोजन फॉर्म करता है प्रोटीन्स में, जो प्लांट प्रिपेयर करता है। ये हो गया नाइट्रोजन का ऑकरेंस। चेक। अगर हम बात कर रहे हैं किसका? फॉस्फोरस का। तो फॉस्फोरस ऑकर कहाँ पे करता है? तो फॉस्फोरस ऑकर इन द मिनरल। मिनरल कौन कौन सा होगा जो फॉस्फोरस ऑकर करने वाला है? तो ध्यान देना। तो फॉस्फोरस ऑकर मिनरल, तो फॉस्फोरस ऑकर होता है मिनरल ऑफ एपेटाइट फैमिली। तो देखो, कैल्शियम, एक ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, .CH2 फ्लोरोएपेटाइट, यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है। विच आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द फॉस्फेट रॉक। ये फॉस्फेट रॉक का मेन कंपोनेंट होता है। और फॉस्फोरस जो है बहुत एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट होता है ऑफ एनिमल एंड प्लांट। ठीक है, ये हमारे बोन्स में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा क्या है? फॉस्फोप्रोटीन्स, फॉस्फोप्रोटीन मिल्क और एग में प्रेजेंट होता है। चेक। अब ध्यान देना, जो आर्सेनिक है, एंटीमोनी और बिस्मथ है, ये इसको मिलेगा आपको सल्फाइड मिनरल्स में। कहाँ मिलेगा? सल्फाइड मिनरल से मिलने वाला है। ठीक है, उसके नीचे इनका प्रॉपर्टी डिस्कस किया गया होगा। इनका प्रॉपर्टी आपको नीचे बताया हुआ है। तो प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसे मैं आगे मूव कर रहा हूँ। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इससे मैं आगे मूव कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी थोड़ा सा आयनाइजेशन थेरेपी पे अगर कुछ बात करना है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देगा यहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन तो पता है आप लोगों को। आयनिक एटॉमिक रेडियस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? तो बोला है कि नीचे बढ़ना चाहिए तो बढ़ रहा है। नीचे आपका जो रेडियाई हो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन आप देखो कि आर्सेनिक से बिस्मथ में जो आपका इंक्रीज है बहुत छोटा है, क्योंकि आर्सेनिक से बिस्मथ क्या होता है? आपका डी और एफ ऑर्बिटल फिलअप होता है। उसका पोर शेल्डिंग के कारण क्या होगा? आपका आउटर मोस्ट सेल अनट्रैक्ट होगा, तो साइज क्या होगा? साइज उतना उतना ही इंक्रीज कर पाएगा जितना होना चाहिए था।
मतलब ज्यादा रैपिड इंक्रीज नहीं हो पाता है। ठीक है, बात करते हैं आयनेशन एंथैल्पी का, तो ध्यान देना कि नीचे तो आयनेशन एंथैल्पी बढ़ता है, ठीक है, तो बढ़ेगा। अब ध्यान देना, क्योंकि ग्रुप 15 का P3 होता है कॉन्फिगरेशन, यानी आउटर मोस्ट सेल में P3 सबसे फिलअप होता है, यानी पी में हाफ फिल स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है। ठीक, तो अब इस P3 का स्टेबिलिटी के कारण जो ग्रुप 15 का एलिमेंट है वो ग्रुप 16 के एलिमेंट से के आयनेशन एंथैल्पी से उसका ज्यादा होता है। ठीक, जैसे बात करते हैं नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का आयनेशन एंथैल्पी क्या होगा, ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगा, मतलब एक जंप होता है, एक जंप होता है। ठीक है, बाकी ग्रुप 14 के वैल्यू से भी तो बड़ा होगा, ग्रुप 14 का वैल्यू जो कार्बन है उससे भी, जैसे कार्बन तो कार्बन से बड़ा होगा, इन नाइट्रोजन का जो वैल्यू होगा वो ऑक्सीजन कार्बन दोनों से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना। बाकी यार, बाकी अगर बात करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एनर्जी का किसी भी एलिमेंट का, तो बढ़ेगा, वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। किसी भी एलिमेंट से अगर तुम उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते जाओगे तो आपका आयनेशन एंथैल्पी क्या होता है, इंक्रीज करते चला जाएगा, यानी किसी एलिमेंट से उसका फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी जो I1 है उसके I2 से ज्यादा होगा, उसके I3 और से ज्यादा होगा, यानी किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन निकालते चले जाओगे तो आपका सक्सेसिव वैल्यू जो होता है वो इंक्रीज करते चला जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं किसी एलिमेंट M है, उसे पहला इलेक्ट्रॉन निकाले, M+ बना, उसे अगला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या होगा, M+2 बनेगा, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने का जो एनर्जी है, तो इसको बोलता हूँ I1, इसको बोलता हूँ I1, और इसको बोलता हूँ I2, यानी सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी। और यहाँ से आ जाओ तो बोलते हैं इसको थर्ड आयनेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो I3 का वैल्यू I2 से बड़ा होगा, I2 का वैल्यू I1 से बड़ा होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, एक बड़ा होता चला जाएगा। अगला बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो क्या होता है, नीचे क्या होगा, नीचे घटेगा, नीचे घटेगा। ठीक है, बाकी बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी का, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ध्यान देना, जो आपका N2 गैस नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन होता है N2 एज ए गैस के फॉर्म में। ठीक है, तो नाइट्रोजन होता है गैस के फॉर्म में। ठीक, बाकी सारा बाकी सारा क्या होता है, सॉलिड सॉलिड होता है, बाकी सारा क्या होगा, सॉलिड होगा। अब नीचे सब, जैसे सब नीचे मूव करोगे तो आपका मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, नाइट्रोजन फॉस्फोरस क्या होता है, नॉन मेटल होता है, हम बता चुके हैं आपको। आर्सेनिक और एंटीमोनी क्या होता है, मेटलॉइड्स होता है, और बिस्मथ क्या होता है, मेटल होता है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या बोला है, तो बोला गया दिस इज ड्यू टू डिक्रीजिंग आयनेशन एंथैल्पी। तो जैसे आप नीचे मूव करते हो तो क्या होता है, आपका साइज बड़ा होता जाएगा, साइज इंक्रीज करते चला जा रहा है, तो क्या होगा, आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा। और अगर आयनेशन एंथैल्पी अगर डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, अल्टीमेटली अल्टीमेटली एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो जाएगा। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी चाहता है वो क्या होता है, उसका नेचुरल मेटेलिक मेटेलिक होता है, कि मेटल क्या करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। तो इसलिए जैसे आप नीचे मूव कर रहे हो तो आपका जो क्या आयनेशन एंथैल्पी क्या हो रहा है, घट रहा है, तो यानी इसका बिहेवियर मेटल की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मेटल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना, बात करें हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पे, तो क्या बोला गया कि बॉइलिंग पॉइंट जो जनरली हो क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम क्या होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करता है। ठीक, अब ध्यान देना, लेकिन बात करें मेल्टिंग पॉइंट पे, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आपका जो आर्सेनिक पे इंक्रीज करेगा उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज करेगा इसमें का, यानी मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट तो नीचे बढ़ते चला जा रहा है, मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, पहले आर्सेनिक आर्सेनिक बढ़ेगा और फिर घटेगा। इसको तो ऑर्डर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मतलब इसका जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ इसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, आप ऊपर जो टेबल होगा ना, टेबल में जब देखोगे तो ये बताया हुआ होगा यार। ठीक है, देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शन नहीं था, नीचे बढ़ रहा है। आपके मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन है, देखो यहाँ बढ़ा 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 और फिर घट गया और फिर और कम हो गया। तो मेल्टिंग पॉइंट को अरेंज करें तो सबसे हाईएस्ट किसका होगा, तो सबसे हाईएस्ट हो जाएगा किसका, आर्सेनिक का, फिर क्या होगा इसका, एंटीमोनी का, और फिर होगा बिस्मथ का, और फिर होगा फॉस्फोरस, और फिर होगा नाइट्रोजन। ये ध्यान देना। ठीक, ये पॉइंट रहा। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आपके पास, वो चलो इसके पास इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ एक लाइन लिखा होगा, लाइन को आप रीड करना, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट क्या बोला हुआ है कि एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल एलिमेंट शो एलोट्रॉपी, ये नाइट्रोजन को छोड़ के
फॉस्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सबका सब क्या होगा इस ग्रुप में एलोट्रॉपी को शो करेगा। ठीक, तो ये रहा सारा फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम मूव होता है किस पे, केमिकल प्रॉपर्टी पे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 15, तो ध्यान देना। हम्म, तो ध्यान देना, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है एलिमेंट्स का, ये क्या होता है -3 + 3 + 5 ये सब लिया हुआ है। ठीक है, एक इनका कॉमन एक स्टेट है -3 + 5 + 3। अगर बात करते हैं ग्रुप 15 का, तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का एक मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बच्चों लोग, तो मिनिमम होगा -3, यानी मिनिमम -3 से नीचे शो नहीं कर सकता है। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू होगा +5 का, ये होगा +5 का मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो मिनिमम क्या होगा -3, और मैक्सिमम क्या होगा +5। ठीक है, तो इसमें बोला क्या हुआ ध्यान देना, the tendency to exhibit the tendency to exhibit -3 oxidation state decreases down the group। अब नीचे घटता क्यों है, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर। जैसे सब नीचे मूव करोगे तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की कोशिश नहीं करेगा। यानी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करता है, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करने का कोशिश रहेगा, यानी जब इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी हुआ तो शो करता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि नीचे मूव करने से क्या होता है कि आपका नेचर कहाँ क्या मूव कर रहा है, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो रहा है, यानी इसके पास नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का जो टेंडेंसी है क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फिर क्या बोल रहा है, इनफैक्ट द लास्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप बिस्मथ हार्डली शो एनी कंपाउंड इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि बिस्मथ मेटल हो चुका है ना जी, तो मेटल नेगेटिव ऑक्सीडेशन से शो करता है क्या, नहीं, बिस्मथ हार्डली शो करेगा। तो हाँ कहाँ शो करेगा बता दें आपको, एक कंपाउंड होगा BiS3, नहीं सॉरी BiS3 में भी नेगेटिव शो करेगा नहीं करेगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि आपका बिस्मथ और हाइड्रोजन में ज्यादा अल्टरनेटिव आई थिंक मुझे लग रहा है कि हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन अगर ज्यादा अल्टरनेटिव होगा तो फिर बिस्मथ पॉजिटिव आ जाएगा, बिस्मथ पॉजिटिव आ जाएगा, श्योर नहीं है अभी। ठीक है, तो ध्यान है ना, ये रहेगा। इसके अलावा और क्या है इसमें काम का बात अपने लिए है, तो यार आप लोग पढ़े हुए इनर्ट पेयर इफेक्ट, उसका भी कुछ न कुछ यहाँ पे काम एप्लीकेशन होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट का। तो यार बिस्मथ जो है, ये इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन रेट क्या था, +5 होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करें चलो इनर्ट पेयर इफेक्ट का। चेक, इनर्ट पेयर इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मान लेते हैं कि ग्रुप 15 का +5 ऑक्सीडेशन रेट पॉसिबल है, लेकिन इसका जो लास्ट मेंबर है बिस्मथ, बिस्मथ में जो स्टेबल स्टेट होता है +3 हो जाता है। क्या होता है, इसका +3 स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, यानी +5 स्टेट क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टेबल। यानी कि होगा क्या कि बिस्मथ का जो +5 स्टेट है वो +3 में क्या होगा, कन्वर्ट करना चाहता है खुद को, यानी बिस्मथ +5 स्टेट खुद रिड्यूस होगा तो क्या होगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में की तरह बिहेव करेगा। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, वही लिखा हुआ है, द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप only well characterized +5 state of bismuth is known as BF5। BF5 ही है जहाँ पे बिस्मथ +5 स्टेट में स्टेबल है। ठीक है, बाकी जगह स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज एंड दैट ऑफ +3 स्टेट इंक्रीजेज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इससे क्वेश्चन आने का बहुत हाई चांस होता है आपको बोर्ड में, इस इनर्ट पेयर इफेक्ट का लॉजिक पे क्वेश्चन किसी भी ग्रुप में पूछ सकता है आपसे, 13 14 15 16 हर जगह क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा दिमाग से रखना। अगला पॉइंट है नाइट्रोजन एग्जिबिट। नाइट्रोजन का बात करें तो नाइट्रोजन क्या होता है, +1 +2 +4 ये ऑक्सीडेशन जो एग्जिबिट करता है। ठीक है, ऑल्सो व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन जो है अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे मान लो N2O, तो N2 में क्या होता है, नाइट्रोजन का स्टेट क्या होता है, +1 होता है। ठीक है, NO में क्या होगा, +2 होगा। ठीक, N2O4 में क्या होगा, +4 होगा। NO2 में क्या होगा, +4 होगा। और N2O5 में क्या होगा, +5 होगा। और N2O3 में क्या होगा, +3 होगा। ये बोलना क्या चाह रहा था
कि कॉमन स्टेट क्या होता है सबका, प्लस -3 + 3 + 5। नाइट्रोजन के बारे में क्या बोला कि नाइट्रोजन इसके अलावा, यानी +3 + 5 -3 के अलावा +1 +4 एंड +2 भी शो करता है, किसके साथ, जब ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। सिमिलरली बात किया जा रहा है, तो इसमें इसलिए आप देखना यहाँ पे नाइट्रोजन का +1 +2 एंड +4 को यहाँ पे हाईलाइट किया है, क्योंकि बाकी स्टेट को यहाँ पे लिख चुका था, बाकी स्टेट यहाँ पे लिख चुका था वो। ठीक, ठीक है। बात करते हैं फॉस्फोरस का। तो फॉस्फोरस जो होता है -3 +3 और +5 के अलावा और क्या स्टेट शो करता है, तो बोला कि +1 और +4 भी शो करेगा अपने ऑक्सिजन एसिड्स में। तो कहाँ करेगा, तो H3PO2 एक एसिड होता है, H3PO2 में क्या होता है, +1 शो करता है। ठीक है, और फिर एक +4 ऑक्सीडेशन भी किसी किसी ऑक्सीडेशन में शो करेगा। ठीक है। अब क्या बोला है कि इन केस ऑफ नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 टू +4 टेंड टू डिस्प्रोपोर्शनेट। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये चीज ध्यान देना कि नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन का +1 से +4 तक जो स्टेट होता है, +1 +2 +3 और +4, ये सारा स्टेट क्या होता है, ये सारा स्टेट डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा एसिडिक सॉल्यूशन में। जैसे एग्जांपल है HNO2, ये ब्रेक कर जाएगा HNO3 में, NH2 में, NO में। यानी इसका स्टेट क्या था, ये +3 था, ये टूटा कहाँ, तो +5 में चला गया और +2 में चला गया। यानी यहाँ पे देखोगे तो +3 स्टेट डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है, क्या कर रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है। ठीक, अब ध्यान देना। सिमिलरली क्या बोला गया है, इन केस ऑफ फॉस्फोरस, जिससे नाइट्रोजन डिस्प्रोपोर्शनेट करता है, तो उससे फॉस्फोरस भी क्या होगा, तो फॉस्फोरस में क्या बोला गया, नियरली ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्रोपोर्शनेट इनटू +5 एंड -3 इन अल्कली इन एसिड्स। इसका मतलब आपके पास एक -3 होता है और एक +5 होता है, यानी मिनिमम पॉसिबल स्टेट है और एक मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट है। इसके बीच का जो भी स्टेट है, यानी -3 से +5 का जो भी बीच का स्टेट होगा फॉस्फोरस का, वो डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा, कब, इन एसिडिक एंड अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, कहाँ डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा, तो +5 या -3 में, +5 या -3 में चला जाएगा। ठीक है। हाउएवर हाउएवर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ बिकम्स इंक्रीजली स्टेबल। यार जैसे आप नीचे मूव करते हो, आपका +3 स्टेट क्या होता है, स्टेबल होते चला जाता है। ठीक है, तो डिस्प्रोपोर्शनेट करने का जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज करेगा, वो डिक्रीज करेगा। यानी आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ का +3 स्टेट को आप डिस्प्रोपोर्शनेट जो करने का टेंडेंसी होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का जो कोवलेंसी है, यानी जो बॉन्ड बनाने कैपेसिटी, वो 4 ही होता है। ठीक है, 4 ही होता है। क्यों, क्योंकि उसके पास वैकेंट ही नहीं होता है। तो 4 कब बनाएगा नाइट्रोजन, तो N2O5 में, या फिर N2O4 में, या फिर HNO3 में। इन सब में, इन सब का फिर तुम ड्रॉ करोगे तो साथ में देखना कि नाइट्रोजन का कितना बॉन्ड है, तो सब में 4 बॉन्ड दिखेगा आपको। मैं आपको आपको ड्रॉ कर दे रहा हूँ HNO3 का। HNO3 का फिर कैसा होता है चलो, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड और एक कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो बॉन्ड का नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो सिमिलरली बाकी ऑक्साइड का फिगर आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं, तो देखना बॉन्ड काउंट करना, बॉन्ड का नंबर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो कोवलेंसी का मतलब होता है कितना बॉन्ड बना रहा है, कोवलेंसी का मतलब होता है कितना बॉन्ड बना रहा है। तो बोलना आप कि नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवलेंसी हो सकता है 4, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता है, क्योंकि उसके पास वैकेंट डी खाली नहीं है, वैकेंट डी खाली नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं फॉस्फोरस का। तो फॉस्फोरस के पास क्या होता है, वैकेंट होता है। देखो, ऑल दो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +5 हो सकता है, +5 सारे में ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट बॉन्ड का नंबर क्या होगा, बॉन्ड का नंबर क्या होगा, बॉन्ड का नंबर आपके पास 4 ही होगा। ठीक है। लेकिन देखना फॉस्फोरस का अगर बात करना है, तो फॉस्फोरस में ध्यान देना, तो फॉस्फोरस में बॉन्ड का नंबर जो है वो 5 हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +5 होगा, और बॉन्ड का नंबर भी क्या हो सकता है, कोवलेंसी क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। 5 बॉन्ड पॉसिबल है। 5 बॉन्ड इसलिए पॉसिबल है क्योंकि फॉस्फोरस के पास वैकेंट डी खाली होता है। क्या होता है, वैकेंट डी खाली होता है। ठीक, इसको आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है। इवन है ना कि फॉस्फोरस जो होता है, फॉस्फोरस 6 बॉन्ड ही बना सकता है PF6 में। PF6 में क्या होता है, PF6 में फॉस्फोरस 6 बॉन्ड बना देता है। ठीक है, PF6 है, PCl6 है, उसमें 6 बॉन्ड पॉसिबल है। 6 बॉन्ड कैसे बनेगा, तो ध्यान देना।
तो आपको पता है कि फॉस्फोरस में क्या होता है, वैकेंट खाली होता है। तो जैसे मान लेते हैं 5 बॉन्ड तो बना लिया अपने इलेक्ट्रॉन का यूज करके, ठीक। ये 5 बॉन्ड बन गया इसका। अब इसका वैकेंट खाली होता है, तो F माइनस जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट करता है। क्या करता है, डोनेट करता है। तो बन जाएगा Pf6 माइनस, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। बाकी आता है कि एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो बिहेवियर है वो बाकी ग्रुप के एलिमेंट से अलग क्यों होता है, इसका रीजन क्या होगा, ठीक है। तो रीजन बहुत सिंपल है यार। पहला रीजन क्या होगा, स्मॉल साइज, छोटा साइज होता है। प्लस क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और क्या बोल सकते हैं, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। और क्या बोल सकते हैं, वैकेंटी अवेलेबल नहीं है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंटी ऑर्बिटल, ठीक। तो ये सारा रीजंस हो जाएगा, ताकि जो नाइट्रोजन का बिहेवियर क्या होगा, बाकी सारे एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इन ग्रुप के एलिमेंट से अलग हो रहेगा, ठीक है। अब नाइट्रोजन के पास यूनिक एबिलिटी होता है टू फॉर्म मल्टीपल पी पाई बॉन्ड्स विद इटसेल्फ विद अदर एलिमेंट हैविंग स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान देना, इसका मतलब समझो। तो ध्यान देना, अगर आप लोग जानते हो कि पाई बॉन्ड के लिए कंडीशन क्या होता है, तो आप लोग समझे यहाँ पर पहले। कंडीशन या फिर कंडीशन टू फॉर्म पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, ध्यान देना कि अगर मान लेते हैं कि जो आपका एटम होगा ना, जैसे मान लेते ए और बी के बीच में पाई बॉन्ड अगर हम बना रहे हैं, तो कंडीशन ध्यान देना कि जो ए और बी है, ए और बी है, ये इसमें से ये पाई बॉन्ड अगर इफेक्टिव होगा, कंडीशन टू फॉर्म इफेक्टिव पाई बॉन्ड, इफेक्टिव पाई बॉन्ड, इफेक्टिव पाई यानी पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। तो इफेक्टिव पाई बॉन्ड बनने के लिए क्या बोलना चाह रहा है कि जो ए और बी है, इसमें से या तो ये दोनों सेकंड पेड का होना चाहिए, तो बोथ शुड बी फ्रॉम सेकंड पेड, या क्या होगा, वन सेकंड पेड का होगा और दूसरा थर्ड पेड का होगा, दूसरा एंड वन इज फ्रॉम सेकंड पेड एंड वन इज फ्रॉम थर्ड पेड। तो एक सेकंड या थर्ड का होगा तभी चलेगा। उसके बाद इफेक्टिव पाई बॉन्ड नहीं बनता है। ऐसा इसलिए होता है कि पाई बॉन्ड बनने के लिए जो आप एटम का साइज होना चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्मॉल साइज। स्मॉल साइज का बात क्यों है, ध्यान देना। जैसे मान लें कि ए और बी के बीच हम पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो पाई बॉन्ड में क्या है, सिग्मा बॉन्ड का नंबर 1 है और पाई का नंबर 1 है। तो आपको पता है कि पहले बनता है सिग्मा फिर बनता है पाई, पहले बनेगा सिग्मा फिर बनेगा पाई। अगर मान लेते हैं कि ए और बी छोटा होगा, तो पहले सिग्मा बना, और सिग्मा बनने के बाद क्या होता है, दोनों का जो पी ऑर्बिटल है या फिर डी है ओवरलैप करता है, इस तरीके से बॉन्ड बनता है, इस तरह से आपका पाई बॉन्ड बनता है। अगर मान लेते हैं कि ए और बी अगर लार्ज साइज का है, तो ए और बी का सिग्मा बॉन्ड दूर चला गया, तो दूर चला जाएगा तो इसके बीच का जो पाई यानी जो पी ऑर्बिटल है लेटरली ओवरलैप नहीं कर पाएगा, यानी यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं पॉसिबल है। होगा भी तो बहुत वीक होगा, बहुत वीक होगा। तो पाई बॉन्ड बनने के लिए पहला कंडीशन क्या, साइज छोटा होना चाहिए। तो क्वेश्चन से पूछ सकता है कि वाई, क्वेश्चन इस पे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वाई नाइट्रोजन इज गैस एंड फॉस्फोरस इज सॉलिड। आप क्या बोलोगे कि नाइट्रोजन N2 का फॉर्म एग्जिस्ट करता है। क्यों N2 होता है, क्योंकि N N ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज, क्योंकि N का साइज छोटा है। तो छोटा साइज में क्या होता है, लेटरल ओवरलैपिंग करना क्या हो आसान होगा, तो कर लेगा। अब फॉस्फोरस में क्या होगा, तो फॉस्फोरस P2 का फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं आप P ट्रिपल बॉन्ड P नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बनेगा ये, क्योंकि यार फॉस्फोरस साइज क्या होता है, काफी लार्ज होता है। तो लार्ज होगा तो उसमें क्या होता है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग का क्या होगा, अब्सेंस होगा। तो पी, तो फॉस्फोरस P2 का फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फॉस्फो का एग्जिस्टेंस किसके फॉर्म होता है, P4 के फॉर्म में। P4 जो होता है, P4 में क्या, 4 फॉस्फोरस लिंक है आपस में। तो जब 4 फॉस्फोरस लिंक होगा तो बॉन्ड, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है।
मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो जाएगा तो क्या क्या होगा, उसके बीच का इंटरेक्शन ज्यादा है, यानी P4 के फॉर्म एग्जिस्ट करता है, इसलिए क्या होगा, इसका एसिड क्या होता है, सॉलिड होता है। P4 के फॉर्म एग्जिस्ट क्यों करता है, क्योंकि इसके पास लार्ज साइज होने के कारण लैटरल ओवरलैपिंग का जो पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो जाता है, यानी उसमें मल्टीपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। ये आप बोल सकते हो, ठीक है, ये आप बोल सकते हो। तो वही चीज यहाँ पे समझाया आपको कि नाइट्रोजन जो है वो उसके पास पी बाई पी बॉन्डिंग इफेक्टिव रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इसका स्मॉल साइज होता है एंड हाई नेटिविटी होता है। इसके अलावा क्या होता है, जो नाइट्रोजन है बाकी एलिमेंट के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, एग्जाम्पल सी और ओ के साथ ही बना सकता है। जैसे एग्जाम्पल देख, एन ओ बनता है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन यही फॉर्म करता है। ये सब इसलिए फॉर्म कर रहा है क्योंकि सब साइज क्या है, छोटा है, बन जाएगा, ठीक है। बाकी जो हैवी एलिमेंट्स होता है ग्रुप का, डोंट फॉर्म पी पाई बॉन्ड्स, ये बॉन्ड नहीं बना पाता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, उनका साइज लार्ज होता है और डिफ्यूज होता है। लार्ज एंड डिफ्यूज हो तो क्या होगा, उनके उनके बीच में लैटरल ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होगा, इफेक्टिव ओवरलैपिंग का ऑब्सेंस रहेगा, ठीक। इसलिए क्या होता है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है डायटोमिक मॉलिक्यूल विद ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या होगा, उसका बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, काफी ज्यादा लार्ज होगा, क्या होगा, बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि इस बॉन्ड इंथैल्पी is very high. On the contrary, phosphorus, arsenic and antimony form single bonds. ठीक है, पी आर्सेनिक एंटीमोनी में सिंगल बॉन्ड ही रहता है, उसमें मल्टीपल बॉन्ड बनेगा ही नहीं। वाइल बिस्मथ, बिस्मथ क्या होता है, मेटल होता है, तो मेटल का भी बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। मेटल में कोवलेंट बॉन्ड होता है क्या, नहीं होता है। तो बिस्मथ में मेटल है तो क्या फॉर्म बनेगा, तो क्या फॉर्म करेगा, बिस्मथ मेटेलिक बॉन्डिंग को बनाएगा, ठीक है। और बिस्मथ एग्जिस्ट करता है एलिमेंटल फॉर्म में, यानी बिस्मथ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो बिस्मथ हो गया सोडियम टाइप का, मेटल की तरह, उससे मेटलिक बॉन्डिंग होगा तो उसमें कोवेलेंट बॉन्ड का बात ही नहीं करना होगा, ठीक। हाउ द सिंगल, आपको बताना चाहिए कि सिंगल, अगर एन एन सिंगल बॉन्ड का बात करते हैं, मतलब जैसे मान लें कि N2H4 हाइड्रोजन, इसमें अगर तुम फिगर बनाया तो ऐसा कोई फिगर बन जाएगा, तो यहाँ पे एन में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो अगर बात करते हैं कि अगर N2 का बात करें तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो बहुत स्ट्रॉन्गर होता है। लेकिन हाइड्रोजन का देखो तो उसमें क्या है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो बोला क्या गया कि सिंगल बॉन्ड जो है, सिंगल बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो एन का वो वीक होता है एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस। तो बोला गया कि अगर सिंगल बॉन्ड के का बॉन्ड से कंपेयर करोगे तो फॉस्फोरस का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। इसका रीजन ये बोला गया कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर क्या करेगा, आपस में रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो क्या होगा, बॉन्ड क्या होगा, वीक कर देगा, बॉन्ड क्या होगा, वीक कर देगा। ड्यू टू इंटरट्रॉनिक रिपल्सन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन, इसका बॉन्ड क्या होता है, वीक हो जाता है कंपेयर टू पीपी सिंगल बॉन्ड, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका लोन पेयर बहुत पास आ गया ना, नाइट्रोजन का साइज छोटा है, दोनों लोन पेयर का ही पास आ चुका है, ठीक है। तो दोनों लोन पेयर जब पास आ जाएगा तो रिपल्सन क्या हो, ज्यादा करेगा। वही बात क्या, फॉस्फोरस में लोन पेयर है बट फॉस्फोरस का साइज बड़ा तो क्या हो, दोनों लोन पेयर के बीच का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा हाई है। तो ज्यादा हाई है तो क्या होगा, रिपल्सन का वैल्यू भी क्या होगा, घटेगा, रिपल्सन वैल्यू भी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। अब चूंकि एन एन सिंगल बॉन्ड का रिपल्सन ज्यादा होता है, क्योंकि एन एन सिंगल बॉन्ड का रिपल्सन ज्यादा होगा तो यार ज्यादा लंबा एन खींचेगा नहीं। मतलब इसका मतलब क्या है कि एन जो है, एन खुद से लिंक होना नहीं चाहेगा। रिपल्सन है तो क्या होगा, लिंक होगा, नहीं होगा। वही क्या है, पी जो है P4 तक जा सकता है। पी में खुद में लिंक करने का पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है, यानी खुद में लिंक हो सकता है। तो सेल्फ लिंकिंग का जो प्रॉपर्टी होता है ना, ये खुद से लिंक होने का जो प्रॉपर्टी है वो ज्यादा ज्यादा हाई किस में होगा, तो ज्यादा हाई होगा आपके किसमें, फॉस्फोरस में, ठीक है, नाइट्रोजन नहीं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एज ए रिजल्ट कैटनेशन टेंडेंसी इज वीकर, किसमें, नाइट्रोजन में, ठीक है। कैटनेशन का प्रॉपर्टी जो होता है, देखो जैसे इसके पहले कौन सा एलिमेंट है, कार्बन है, तो कार्बन का वैल्यू सबसे हाईएस्ट होता है कैटनेशन का, आपको पता है, और होना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि यार कार्बन के पास टेट्रा वैलेंसी है, प्लस क्या था, प्लस क्या था, कार्बन का 4 बॉन्ड बनेगा तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन पेयर बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तो जितना छोटा साइज है उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, तो खुद से बॉन्ड बनाना चाहेगा तो कार्बन कार्बन लिंक होते चला जाएगा, क्योंकि कहीं भी रिपल्सन नहीं है। वही अगर नाइट्रोजन भी छोटा साइज का, बट नाइट्रोजन में क्या लोन पर भी है, तो लोन पर आएगा तो क्या हो, रिपल्सन बहुत हाई कर रहा है तो क्या बॉन्ड क्या वो टूटना चालू कर जाएगा।
तो खुद में लिंक करना के टेंडेंसी के पास नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट इसके पहले का एलिमेंट कार्बन, जिसका कैटेंशन प्रॉपर्टी मैक्सिमम होता है, बट अगला एलिमेंट नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनका कैटेंशन प्रॉपर्टी क्या होता है, अपने नीचे वाले मेंबर यानी नाइट्रोजन का फॉस्फोरस से, ठीक है, ऑक्सीजन का सल्फर से कम होता है कैटेंशन प्रॉपर्टी। क्यों कम होता है? क्योंकि इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर नहीं होता है, इसको अब इसे ज्यादा एलिमेंट, ज्यादा एटम्स को आप एक साथ लिंक नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि लोन पे लोन पर यानी नॉन बॉन्डिंग इंटरल्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है ड्यू टू स्मॉल साइज। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, द अनदर फैक्टर विच अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ द नाइट्रोजन इज absence ऑफ डी ऑर्बिटल। ये तो हम बात कर चुके हैं। अब इसका absence होगा तो नाइट्रोजन कभी भी p5d5 बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसका जो कोवलेंसी होगा 4 ही होगा। कोवलेंसी क्या होगा, 4 होगा। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस क्या होगा, इस तरह का कंपाउंड होता है, यानी फास्फोरस R3PO। इसका मतलब फास्फोरस में डबल बॉन्ड O बन गया और 3 सिंगल बॉन्ड बन सकता है, 3 सिंगल बॉन्ड बन सकता है, तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, बट ये काम नाइट्रोजन नहीं कर पाएगा। ठीक है, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक कैन फॉर्म डी पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक में डी पाई वही बॉन्ड पॉसिबल है। ठीक है, विथ ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, एग्जांपल दिया हुआ है लाइक PCH2H5 होल थ्राइस एंड आर्सेनिक C6H5 होल थ्राइस। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया लिगेंड, इसको हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में। ठीक, तो ये चीज ध्यान दोगे। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसे आगे मूव करेंगे। ठीक है।